दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार्टर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वसंधि का भाग 2। यह स्पर्धा होगी गुरुत्वाभूमि पर। गुरुत्वाभूमि इस ग्रह का नाम अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पड़ा है। धरती के समय नियमों के अनुसार एक क्षण अर्थात 1 मिनट इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण धरती से 2 गुना रहता है और अगली घड़ी धरती से आधा रहता है। आप दोनों का यहाँ मल्ल युद्ध करना है। अभी शायद यहाँ का गुरुत्वाकर्षण आधा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पानी में तैर रहे हैं। मल्लयुद्ध का निर्णय किस प्रकार होगा। इस ग्रह पर उभरे इन हीरे के पठारों को तोड़कर आप अपने प्रतिद्वंदी के शरीर का प्रयोग इन पठारों को तोड़ने के लिए करेंगे। जो अंतिम पठार तोड़ेगा वही इस स्पर्धा का विजेता होगा। आपका समय शुरू होता है अब। आजा बेटा योद्धा, भेड़िया के साथ पेले हुए दंड अब काम आएंगे। दंड तो हम देंगे आपको, विचित्र नाम और मुख वाले श्रीमान। ओह, गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। प्रहार करना कठिन हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण 2 गुना मतलब वार का असर 2 गुना। हाँ, शाबाश जोगा, खाता आपने पट्टे नहीं खोला है। बंद भी यही करेगा। सही कहा आपने श्रीमान स्वानमुख। बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण में वार की भीषणता भी अधिक होगी। यह हुई ना बात। प्रथम प्रहार वाला ही ढोगा ने किया, लेकिन प्रथम पठार योद्धा ने ध्वस्त किया है। अंतिम भी यही ध्वस्त करेगा। गौर से देख ले इस कुत्ते सी सूरत को बेटा योद्धा। प्रतियोगिता हारने के बाद तुझे यह सूरत हमेशा याद रहेगी। ओह, गुरुत्वाकर्षण घट गया। हमारे प्रहार लक्ष्य पर नहीं लग रहे हैं। इस स्थिति को मैं अपने हक में कर सकता हूँ। हल्दी चाचा के सिखाए जीत क्वांडो मूव्स मुझे इस आधे गुरुत्वाकर्षण में वार करने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं योद्धा पर इस प्रकार वार कर सकता हूँ कि मेरे वारों का इम्पैक्ट 2 गुना होगा। हाँ, अद्भुत है श्रीमान स्वानमुख का युद्ध कौशल। हमने अपने जीवन में किसी का भी इस प्रकार युद्ध करते नहीं देखा। ये तो किसी वानर की बात ही हवा में गुलाटी मार मार कर वार कर रहे हैं। यदि इन्हें परास्त करना है तो हमें भी इनके सामान ही लड़ना होगा। यह युद्ध कला कोई हलवा नहीं है जिसे तू मुंह खोलकर गपक लेगा। वर्षों तक कड़े प्रशिक्षण की भट्टी में जिस्म और जान को तपाना पड़ता है, और जब तक गुरु शरीर के साँचे में युद्ध कला के पारस को कूट कूट कर ना भरे, कोई योद्धा सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता। हाँ, बड़ा आया था मुझे पाठ पढ़ाने। खुद का सामर्थ्य क्या खूब नजर आ रहा है। जो भी हो, योद्धा की पराजय हमारे दल की पराजय होगी। परंतु योद्धा तो दिति पुत्र है। उसके भीतर देवों और दैत्यों की असीमित शक्ति है। गुरु बृहस्पति का सिखाया युद्ध कौशल है। फिर वो मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि योद्धा के पास युद्ध कौशल तो है, परंतु आधुनिक युद्ध शैली नहीं। अर्थात इस पहलवान से पूरी पर्वत श्रृंखला उखाड़ने को कह दो तो ये बजरंगबली की तरह उखाड़ देगा। परंतु जिस शैली का प्रयोग ढोगा कर रहा है, योद्धा उससे पूर्णतः अनभिज्ञ है। ऊपर से प्रतिपल बदलता गुरुत्वाकर्षण भी योद्धा की दुश्वारियां बढ़ा रहा है। दिति पुत्र को शीघ्र ही कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा स्पर्धा तो गई हाथ से। गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है, यही मौका है। श्रीमान स्वानमुख टिड्डे की तरह उछल नहीं पाएंगे और हम एक भरपूर मुष्टि प्रहार करके इन्हें धर देंगे। 2 गुने गुरुत्वाकर्षण में भी फुग्गे की तरह उड़ा दिया। गजब की ताकत है इस पहलवान में तो। श्रीमान स्वानमुख को संभलने का कोई अवसर नहीं देना है। गुरुत्वाकर्षण आधा होने से पूर्व भी इनकी वह गत करनी होगी कि यह कुलाचे ना भर सके। इस गुरिल्ले के 2-4 हाथ पड़ने की देर है, मेरा पिंजर शरीर से बाहर होगा। एक तो ये पठार कोई चिप्स बिस्किट तो है नहीं जो आराम से टूट जाए। मुझे अपनी पूरी इच्छा शक्ति झोंकनी होगी। जिस्म से जान का एक कतरा लड़ाना होगा। मात्र युद्ध शैली ही नहीं, अद्भुत इच्छा शक्ति और शारीरिक बल के भी स्वामी है श्रीमान स्वानमुख। अन्यथा किसी साधारण मनुष्य के वश में कहाँ है जो हमारी शारीरिक बल का सामना कर सके। रक्तचाप नसों को फाड़कर फव्वारा बनाने को आतुर है। अब 1-2 सेकंड से अधिक में इसे नहीं थाम सकता। किसी भी क्षण गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा। हमें सावधान रहना होगा कि ऐसा होते ही श्रीमान स्वानमुख कुलाचे भरें। ग्रेविटी घट गई। इस बार इसे कोई मौका नहीं देना है और सीधे सीधे हमारी जकड़ कुंडली में आए। कमबख्त चाल चल गया। अब क्या कहते हो श्रीमान स्वानमुख? अब अपनी सहस्त्र चेष्टाओं के पश्चात भी आप हम पर प्राण नहीं कर पाएंगे और आपकी वानर क्रीड़ा आपके विरुद्ध ही हो जाएगी।
क्या दिमाग लगाया पहलवान ने। ग्रेविटी कम होने की वजह से हम दोनों के शरीर को ये आसानी से किसी भी कोण पर मोड़ सकता है और बड़े आराम से पठारों को ध्वस्त कर सकता है। मुझे कुछ करना होगा। मैं किसी भी फाइट में इन चीट मूव्स का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मानव हो, देवता हो या दानव हो, यह नुस्खा हर मर्ज की दवा है प्यारे लाल। ऐसे औछे वारे योद्धा को शोभा नहीं देते। मुझे शोभा नहीं चाहिए भी नहीं बेटा योद्धा, उसे तू ही रख। जब अपनी दुनिया दाव पर लगी हुई हो तो सारे नियम कानून की बत्ती बनाकर दिया जला देना चाहिए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, फिर भी ना निकले तो कनस्तर बम से उड़ा दो। घी हर हाल में निकलना चाहिए। यह डोगा का गुरु मंत्र है बेटा योद्धा। घोट ले शहद बादाम के साथ, बहुत काम आएगा। इस बार ग्रेविटी बढ़ने का फायदा भी नहीं उठाने दूंगा तुझे लल्ले। जब डोगा मारता है तब दनादन मारता है। श्रीमान स्वानमुख सत्य कह रहे हैं, हमें इन्हें अपना गुरु मान लेना चाहिए। क्या हुआ बेटा योद्धा, आज नहीं लग रहा अपने अखाड़े के दांव पेच? यह योद्धा को क्या हो गया? यह डोगा के वारों का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहा है? इस योद्धा को देखकर मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है कि यह बेचारा क्विट करना चाह रहा है, पर काल मूर्तियों के डर से क्विट भी नहीं कर पा रहा है। रियल हीरोज नेवर क्विट। यह बात जाकर तिलस्मी देव और तिरंगा को बताना। मुझे नहीं लगता कि योद्धा गिव अप कर रहा है। एग्जैक्टली, वह गिव अप नहीं कर रहा है, बस पिट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि योद्धा बेवजह नहीं पिट रहा है परमाणु, वह जानबूझकर मार खा रहा है। क्यों भाई, वह क्यों मार खा रहा है भला? मार है या आलू की चाट? बात कुछ और ही है। जिन वारों को गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की वजह से योद्धा आराम से डॉस कर सकता है, वह उनसे भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा। योद्धा कुछ ऑब्जर्व कर रहा है शायद। और अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो बाजी पलटने वाली है। देख पहलवान, सारे पठार ढेर हो गए, अब इस आखिरी बचे पठार के साथ तेरे जीतने की उम्मीद भी ढेर हो जाएगी। धाराशाही तो आप और आपकी अभिलाषा होगी श्रीमान स्वानमुख, जब हमारे युद्ध कौशल के साथ आपकी युद्ध शैली समाहित होगी। सिर्फ पोज बनाने से कोई कुंफू फाइटर नहीं बन जाता। हमने यह विधा इतने उत्कृष्ट गुरु से सीखी है जिनका कोई सानी नहीं। क्या चक्कर है, यह पीटते पीटने इतना जबरदस्त जीत क्वान डो फाइटर कैसे बन गया? ग्रेविटी घटने से होने वाली अस्वस्थता पर भी इसने काबू पा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके वारों से देवताओं जैसी शक्ति कूट कूट कर भरी है। यह लीजिए श्रीमान स्वानमुख, स्पर्धा समाप्त हुई। प्रतियोगिता की प्रथम स्पर्धा बृहस्पति शिष्य शिरोमणि योद्धा के नाम रही। अब आपके युगम क्षेत्र लौटने का समय हो गया है। डोगा डोगा योद्धा योद्धा, युगम धरित्री अस्य, प्रथम विजय मुबारक हो शिरोमणि योद्धा। मैं तो हार गया, फिर ये टकले मुझ पर फूल क्यों बरसा रहे हैं? लड़ने वालों का जज्बा जीत और हार से बढ़कर होता है डोगा। काल मूर्तियों आपके उस जज्बे का आदर करते हैं। ओह, इनके बरसाए पुष्प शरीर के घाव भर रहे हैं, साथ ही फटी हुई कॉस्ट्यूम भी ठीक हो रही है। प्रथम स्पर्धा के संपन्न होने के पश्चात ठहरिए श्रीमान युगम, अभी एक कार्य शेष है। किस कार्य की बात कर रहे हैं शिरोमणि? हमें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर। मैं तुम्हारा गुरु? आपने ही तो हमें यह युक्ति दी थी कि हम आपको गुरु मान ले। हमने तो मात्र आपका अनुसरण किया। जो आपको परास्त कर सके ऐसी उत्कृष्ट युद्ध कला तो मात्र आप ही हमें सिखा सकते थे। जब आप हम पर प्रहार कर रहे थे तब वास्तव में हम आपके इस कला की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हमें आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा तो तुझसे जरूर लूँगा बेटा योद्धा, पर तुझे प्रतियोगिता में धूल चटाने के बाद। क्षमा चाहते हैं श्रीमान स्वानमुख, परंतु हमारे आपको गुरु मान लेने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम प्रतियोगिता में पराजय स्वीकार कर लेंगे। इस स्पर्धा की भांति ही अन्य स्पर्धा में भी आपको पराजय का दंश झेलना होगा। वक्त बताएगा बेटा, वक्त बताएगा। और वक्त के बताने के लिए अगली स्पर्धा आरंभ करना आवश्यक है। क्यों अवधि?
अवश्य युगश्रेष्ठ, आप दोनों ने अपने बल का भलीभांति प्रयोग किया है। अब बारी है पराक्रम की। आपकी अगली स्पर्धा यह तय करेगी कि किसकी इच्छा शक्ति, किसका पराक्रम अधिक प्रबल है। और आपकी यह स्पर्धा होगी लघुघातियों के ग्रह पर। ये है लघुघाती ग्रह की दो दुर्दांत जातियाँ, बर्बघराती और युद्धघाती। इनके बीच कभी खत्म ना होने वाला अखंड युद्ध चल रहा है। जब से ये अस्तित्व में आए हैं इसी प्रकार युद्ध कर रहे हैं, परंतु आज आप दोनों इनके युद्ध को परिणाम तक पहुंचाएंगे। डोगा युद्ध कर घातियों का प्रतिनिधित्व करेगा और योद्धा बर्बघातियों का, और ये लघुघाती एक दूसरे से लड़ने की बजाय अपने विपक्षी दल के प्रतिनिधि से युद्ध करेंगे। जिस जाति का प्रतिनिधि पहले बंधक बन गया वह जाति हार जाएगी और साथ ही उसका प्रतिनिधि भी। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। हरुनीति भाग 1। ऐसा घोर अनादर व अपमान हम उस युगम को छोड़ेंगे नहीं। रहने दे शुंभक, तुझसे ना हो पाएगा। आप हमारा उपवास कर रहे हैं गुरुदेव, मत भूलिए कि हम असुरराज हैं। यही तो रोना है, अपनी मूर्खता से तूने देवताओं और असुरों में सर्व संधि करवा दी, परंतु अब तेरी यह मूर्खता ही असुरों को विजय और देवताओं की पराजय का कारण बनेगी। मैं समझा नहीं गुरुदेव। अगर मिथ्याकार के वध की खबर सुन तू उन्मादी होकर युगम पर चढ़ाई करने ना निकल पड़ता तो तुझे मेरी बात समझ आती। अब बताओ, अब तपाओ मत गुरुदेव, बता भी दो। युगम पर कूच करने के उन्माद में तू यह भी भूल गया कि हरुओं का प्रतिनिधि असुरलोक आ रहा है। हमारे उससे भेंट करने का समय हो गया है वत्स। देवताओं की सृष्टि की सर्वनाश का तय है जब शुक्रनीति के साथ समाहित होगी हरुनीति। हरुओं को कतई उम्मीद नहीं थी कि असुर हमारी और मैत्री के हाथ बढ़ाएंगे। अलग अलग सृष्ट ही निर्माता होने के कारण हम एक तरह से प्रतिद्वंदी हुए। हमने सदैव देवताओं के शत्रुओं को अपना परम मित्र माना है हरुगुरु, क्योंकि यही वही उपयुक्त समय है जब हम दोनों के चीर शत्रु देवताओं का और उनकी सृष्टि का अस्तित्व हम इस ब्रह्मांड से मिटा सकते हैं। परंतु सवाल यह है कि यह मित्रता आपको अभी क्यों स्मरण हुई? देवताओं के प्रतिनिधि महानायक इस समय युगम द्वारा कराई जा रही सर्वनायक प्रतियोगिताओं में उलझे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देवताओं की सृष्टि और सभी कालों व आयामों का मूल केंद्र पृथ्वी ही है, जो कि अभी स्वयं लोप होने की कगार पर खड़ी है। पृथ्वी नष्ट मतलब देवता नष्ट। आपका प्रस्ताव है तो अत्यंत लुभावना दैत्य गुरु, परंतु अक्सर लुभावने प्रस्तावने के पीछे कुत्सित मंशाएं छुपी होती है। जिस प्रकार आप दैत्यों के गुरु हैं और सदैव दैत्यों का हित चाहते हैं, उसी प्रकार मैं हरुओं का गुरु हूँ और उनके हित की रक्षा करना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य है। निसंदेह, परंतु विश्वास रखिए हम हरुओं के हितैषी हैं, विरोधी नहीं। हमें ज्ञात है कि किस प्रकार संपूर्ण हरु सभ्यता सुंदर अंतरिक्ष की एक उल्का में शरण लिए हुए। कैसी विडंबना है, जो हरु एक संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है, उन्हें स्वयं एक उल्का में शरणार्थी बनना पड़ रहा है। हमें ज्ञात है कि इस प्रकार पूर्व में हरुओं ने देवताओं की सृष्टि पर आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा की थी और अदने से ब्रह्मांड रक्षकों द्वारा मुंह की खाई थी। दैत्य गुरु, आपने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ मैत्रपूर्ण वातावरण में दो श्रेष्ठ जातियों के मध्य संधि वार्ता पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हैं। यह ब्रह्मांड इतना विस्तृत है जिस पर असुर जाति और हरु सभ्यता समाजपूर्ण ढंग से राज कर सकती है। निर्णय आपका होगा हरु गुरु कि आपको क्या चाहिए, एक उल्का में शरण या ब्रह्मांड का आधा अधिपत्य। क्या प्रस्ताव है आपका? वर्तमान समय काल में आप हरु अशक्त और निर्बल हैं। हम असुर आपकी और संधि का हाथ बढ़ाते हैं। हम आपको बल, शस्त्र, सेना सब कुछ प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा आप अपनी हरु सेना को सशक्त कर सकते हैं। देवताओं की सृष्टि को नष्ट करने के लिए देवताओं और महानायकों को के जो भेद चाहिए
वे सिर्फ हम असुर ही आपको दे सकते हैं। सर्वसंधि के कारण हम प्रत्यक्ष तौर पर देवताओं से युद्ध नहीं करेंगे, परंतु आप देवता और महानायकों का समूल नाश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद ब्रह्मांड का 2 हिस्सों में बंटवारा करके असुर और हरु अपने अपने साम्राज्य बांट लेंगे। सोच विचार कर उत्तर दें हरु गुरु, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दैत्य गुरु। हरुओं से बड़ा कूटनीतिज्ञ इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है शुक्राचार्य। वर्तमान काल में हरु भले ही अशक्त हैं, परंतु तुझे ज्ञात नहीं है कि हरुओं का एक दल पृथ्वी के आरंभिक काल में पहुंच चुका है, जहां देवताओं ने मानव सभ्यता के बसाने से पहले ही हम हरु सभ्यता बसाएंगे, और वर्तमान में तुम मूर्ख असुरों की सहायता से हम फिर सशक्त होंगे। मूर्ख हरु, एक बार तुम देवताओं को खत्म कर दो, फिर तुम भी असुरों के अधीन होंगे। तृतीय अध्याय आरंभ। हरुनीति भाग 2। इन अंडा खोपड़ियों का घमंड से भरा सर फोड़ने के लिए महामानव को किसी छिपकली की मदद नहीं चाहिए। मैं भी यहाँ कोई तेरी रखवाली करने नहीं आया हूँ। यह धरती तेरी तरह मेरा भी घर है और मुझे अपने घर में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जैसे तुम पहुँचे। हम दोनों चंडिकाल सहित स्वर्ण नगरी में बंधक थे, जहाँ स्वर्ण नगरी वासियों के बनाए यंत्र ने हमारा मस्तिष्क शून्य कर रखे थे। फिर अचानक वह भीषण विस्फोट हुआ। इन घटनाओं का पता मुझे भी तुम्हारी तरह बाद में ही चला, क्योंकि उस समय तो हमारा मस्तिष्क सुपूत अवस्था में था। यही नहीं पता कि वह अज्ञात शख्स कौन था जिसने स्वर्ण नगरी में विस्फोट किया था, पर उसके सामने स्वर्ण नगरी के पहरेदार 1 मिनट भी नहीं ठहर सके। उस अज्ञात शख्स ने ही वह त्रिऊर्जा वाला आयाम द्वार खोला, जिसके पार सबसे पहले उसने चंडिकाल को पहुंचाया। पर इससे पहले कि वह अज्ञात शख्स हमें भी उस द्वार के पार भेजता, वहां 2 और प्रकृतियां पहुंच गई, जो कि शायद उस पहले अज्ञात शख्स के विरुद्ध थी। उनमें से एक पहले वाले अज्ञात शख्स से भिड़ गया। यह बहुत ही भीषण टकराव था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मैंने खुद को सीधे यहाँ पाया और मेरे शरीर पर वह यंत्र नहीं था। ताजुब है तुम दोनों इतने बड़े मूर्ख कैसे हो। ताजुब है, मुझे भी सिर्फ इतना ही याद है कि चलती लड़ाई में दुश्मनों की ओर से बेफिक्र हो जाओ। फिक्र करके भी ये तुच्छ प्राणी क्या कर लेते, इनका अंत तो यही होना था। देवताओं की बनाई सृष्टि के श्रेष्ठतम प्राणी भी हरुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। अब धरती के आदिकाल से ही देवताओं का नहीं, हरुओं की सृष्टि का सृजन होगा। यही है हरु नीति। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। लघुघातियों का ग्रह। आज तक बड़े से बड़े खतरों से टकरा चुका है डोगा, पर इन पिद्दियों जितना खतरनाक तो कोई भी नहीं हुआ। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इन पर तो आपकी उछल कूद वाली वानर युद्ध कला भी कार्य नहीं कर रही श्रीमान स्वानमुख। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने कीटकों की बम्बी में कदम रख दिया हो। क्या लगता है ध्रुव, यह स्पर्धा किसके हक में जाएगी? कहना मुश्किल है नागराज। यहाँ डोगा और योद्धा एक दूसरे से स्पर्धा नहीं करनी है। लघुघातियों को 2 दल इस स्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यह बात तो तय है, पर समझ नहीं आ रहा कि इस स्पर्धा का परिणाम कैसे निकलेगा। डोगा और योद्धा दोनों ही अत्यंत जीवट और दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। वे किसी भी हाल में गिव अप नहीं करेंगे। लघुघातियों से मेरी मुठभेड़ पहले भी हो चुकी है। यह गजब के लड़ाक होते हैं, परंतु इनका अपना कोई अलग ग्रह भी है, इसका अंदेशा मुझे नहीं था। योद्धा लड़ाकों का परदादा है, वह कोई न कोई तरकीब जरूर ढूंढ निकालेगा इन्हें परास्त करने की। यही तो मुश्किल है अश्वराज। स्पर्धा यह नहीं है कि महारथियों को इन लघुपतियों को परास्त करना है, बल्कि उन्हें स्वयं को लघुपतियों द्वारा परास्त होने से बचाना है। वैसे भी मुझे लगता नहीं कि इन लघुपतियों को युद्ध में परास्त किया जा सकता है, अन्यथा वे दोनों दल अब तक स्वयं ही अपनी युद्ध का निर्णय कर चुके होते। जानने के लिए पढ़ें भोकाल का पूर्व प्रकाशित कॉमिक लघुघाती। यदि इन्हें परास्त करना और स्पर्धा को जीतने का कोई कारगर मार्ग है
तो वह डोगा और योद्धा को स्वयं ही तलाशना होगा। हम आप युद्धघातियों को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। यदि अपने आक्रमण पर अंकुश ना लगाए तो हमें आपका वध करने पर विवश होना पड़ेगा। विवश? हा हा हा। कोशिश कर ले, जितना चाहे उतने हाथ पैर मार ले। असंभव। हम अपना संपूर्ण बल लगाकर भी इन्हें कुचल नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रहार के सम्मुख तो विशाल पर्वतराज भी कण कण होकर बिछड़ जाते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनके लघु शरीर वज्र से निर्मित है। लघुघातियों को शिव पुत्र कार्तिक का वरदान प्राप्त है कि वे कभी भी किसी युद्ध में लड़कर परास्त नहीं होंगे। यही कारण है कि बर्बरघातियों और युद्ध घातियों के मध्य युगों से चले आ रहे युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा। अब परिणाम एक ही सूरत में निकलेगा, या तो बर्बरघाती युद्ध घातियों के प्रतिनिधि को परास्त कर दें या युद्ध घाती बर्बरघाती के प्रतिनिधि को। इन रगों में उबलता खून इतना पतला नहीं है जो दर्द से बिलबिला कर पराजित हो जाए। योद्धा और मैं दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाला। फिर इस युद्ध का परिणाम कैसे निकलेगा? नहीं, कोई ना कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा तरीका जरूर होगा उस युद्ध का निर्णय करने का। दर्द बर्दाश्त करने से गुरेज नहीं मुझे। डोगा का जुनून के सैलाब के आगे यह दर्द का कतरा कहाँ ठहर पाएगा। पर इस युद्ध को अंजाम तक कैसे लाऊं? इनके अनुसार तो यह जब से अस्तित्व में आया तब से युद्ध ही कर रहे हैं। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। लघुघाती जब से अस्तित्व में आए और इन्होंने युद्ध के सिवाय कुछ जाना ही नहीं। यानी यह उस कला से अनभिज्ञ है जो बड़े से बड़े युद्ध का रुख मोड़ सकती है। क्या हुआ धरतीवासी, अपने वारों को विराम क्यों दे दिया? क्योंकि मैं यह व्यर्थ का युद्ध नहीं करूँगा। यानी तुमने पराजय स्वीकार कर ली? हरगिज़ नहीं, अपनी आखिरी सांस तक नहीं। तुम लोग अपने वार करने को स्वतंत्र हो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर डोगा के मुंह से ना आह निकलेगा और ना ही ना निकलेगा। बेचारा युद्ध का घाती, इनका दलनायक तो आत्महत्या करने पर आमादा है। यही चाहता है तो यही सही। यह खुद हार नहीं मानेगा तो इसे उस अंजाम तक पहुंचाओ जहां यह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सके। शाबाश, यह दर्द ही तो डोगा के अंदर जुनून पैदा करता है। लगाओ अपना पूरा जोर, कहीं कोई कमी न रह जाए तुम्हारी बर्बरता में। डोगा वादा करता है अपने जुनून में कोई कमी नहीं रहने देगा। यह क्या कर रहे हैं श्रीमान फानमुख? पराजय ही स्वीकारनी है तो सीधे सीधे स्वीकार कर लीजिए। ऐसी कठोर मृत्यु को आमंत्रण क्यों दे रहे हैं? जिंदगी से मन भर गया है मेरा। तुझे क्या? तू अपनी लड़ाई पर कंसंट्रेट कर। इस कमबख्त से ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। वहीं कुंफू की तरह इस बार भी मेरा आइडिया ना चुरा ले। जैसी आपकी इच्छा, परंतु हम बिना युद्ध किए पराजय स्वीकारने वालों में नहीं हैं। हम इन युद्ध घातियों को इनके वारों का मुख भेदक प्रत्युत्तर देंगे। होगा प्राप्त इन्हें देव कार्तिकेय से अजय वरदान, परंतु हम भी दिति पुत्र हैं। पराजय स्वीकारना नहीं, शत्रु से घमासान करना सीखा है हमने। देख देख अपने प्रतिद्वंदी को, कुछ सीख उससे। या तो पराजय स्वीकार कर या फिर युद्ध कर। यूं व्यर्थ ही क्यों पिट रहा है? कमाल है, तुम लोग अपना पूरा जीवन इस युद्ध में व्यर्थ कर रहे हो और मुझे शिक्षा दे रहे हो। क्या कहना चाहता है? खुद ही सोचो, तुम्हारी पूरी जाति को ही देव कार्तिकेय से अजय वरदान प्राप्त है। फिर भला तुम लोग दो गुटों में बंटकर यह निरर्थक युद्ध युगों से क्यों लड़ रहे हो? तुम सभी उन मूर्खों में से हो जो वरदान प्राप्त तो कर लेते हैं परंतु उसका महत्व नहीं समझते। बर्बरघाती और युद्ध घाती दोनों ही अजय जातियाँ युद्ध करने के बजाय यदि मिलजुल कर अपना समूल विकास कर रहे थे तो आज तुम्हारा ग्रह उजाड़ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि श्रमद और विकसित ग्रह होता। परंतु फिर दोनों दलों में श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होती? सामंजस्य से बड़ी श्रेष्ठता और कुछ नहीं होती। सिर्फ युद्ध करने, वार करने और सहने की कला ही किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाती। श्रेष्ठ वह है जो न्यायोचित हो। अहिंसा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, याद रखना। अहिंसा, यह क्या भला होता है? वही जिसका पालन मैं कर रहा था। तुम्हारे निरर्थक निरुद्देश्य युद्ध का मैं हिस्सा नहीं बना, परंतु मैंने पराजय भी स्वीकार नहीं की। तुम मारते मारते थक जाओगे पर मैं मार खाते खाते नहीं थकूंगा। यह पृथ्वीवासी ठीक कह रहा है। हम आखिर ये निरर्थक युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? एक मूर्खतापूर्ण उद्देश्यहीन युद्ध। परंतु लघुघातियों का तो जन्म ही युद्ध करने के लिए हुआ है।
हम युद्ध नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? खुद को समृद्ध और उन्नत करो। इस ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य जातियाँ प्रजातियाँ हैं जो अपनी आत्मरक्षा में सक्षम नहीं हैं। उनके हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए लड़ो। अपने युद्ध को एक दिशा, एक उद्देश्य दो। यह बैंगनी चमड़ी वाला सही कहता है। हमें निरर्थक युद्ध छोड़कर सामंजस्य से रहना चाहिए। हम बर्बरघाती युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं और हथियार डालते हैं। हम युद्ध का घाती भी हथियार डालते हैं। अब से हम बर्बरघाती और युद्ध का घाती नहीं, सिर्फ लघुघाती होंगे। युगम धरित्री यस्यः। बारूद पुत्र डोगा का यह रूप देखकर तो आज हम भी हैरान हैं। परंतु स्पर्धा का परिणाम क्या होगा? परिणाम तो निकल चुका है। यह स्पर्धा आपके गुरु श्रीमान स्वानमुख जीत चुके हैं। परिणाम निकल गया, परंतु कब, कैसे? आपने अवधि के युद्ध नियमों के कथन पर तो ध्यान दिया शिरोमणि, किंतु उसके कथन में छुपे भेद पर नहीं। लघुघाती कार्तिकाय के वरदान के कारण कभी युद्ध में पराजित नहीं हो सकते। आप और डोगा इनके दलनायक बने। अब आप में से जो दलनायक आपकी पराजय स्वीकार कर लेता है, उसका दल पराजित हो जाता है। परंतु पराजय तो हम दोनों में से किसी ने भी स्वीकार नहीं की थी। विषम और विपरीत परिस्थितियों को बदलने के बजाय उन्हें मन महसूस कर स्वीकार लेना ही सबसे बड़ी पराजय है दितिपुत्र। यह जानते हुए भी कि लघुघाती कभी पराजित नहीं होंगे, आप उस युद्ध का हिस्सा बन गए। आपने परिस्थितियों को बदलने की चेष्टा नहीं की। एक महानायक का कर्तव्य मात्र विजय प्राप्त करना नहीं होता दितिपुत्र, उसका कर्तव्य पथभ्रष्ट को सही मार्ग पर लाना भी होता है। और रात के रक्षक डोगा ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया है। उन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर लघुघातियों को उनकी गलती का एहसास करा है, उन्हें सही मार्ग दिखाया है। आप सत्य कह रहे हैं श्रीमान युगम। यह स्पर्धा और यह युद्ध जीतने का उन्माद हम पर यूं हावी हुआ कि हम अपनी सूझबूझ ही गवा बैठे। इस स्पर्धा में भी श्रीमान स्वानमुख हमारे गुरु सिद्ध हुए। हम आपको नमन करते हैं। जुंदा रहो पुत्र। चल भाई युगम, फटाफट अगली स्पर्धा खड़का। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय आरंभ। पाप क्षेत्र। लोरी, तुम यहाँ? बेबी, मेरी बेबी कहाँ है? ईरी वन्य प्रेत कहाँ है? यहाँ कोई भी नहीं है। मैं जब यहाँ पहुँची तब सिर्फ तुम दोनों यहाँ अशक्त अवस्था में थे। तुम दोनों दूषित रक्त से सराबोर थे जो तुम्हारी शक्तियों को छीन कर रहा था। शुक्र है कि मैं अभिमंत्रित गंगाजल साथ ले आई थी। शुक्रिया लोरी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कुछ वर्षों पहले मैंने, नागराज और लोरी ने मिलकर ड्रैकुला के आतंक को समाप्त किया था। वही ड्रैकुला पाप क्षेत्र से फिर आज़ाद हो चुका है लोरी। और इस बार वह अकेला नहीं है, उसके साथ सधम और बाडेलो भी है, जो कि इस पूरी धरती को ही पाप क्षेत्र बनाने की कुबूत रखते हैं। ओह, यानी मेरा अंदेशा गलत नहीं था। सधम कोई साधारण पाप शक्ति नहीं है, वह सबसे बड़ा महापापी है। जानने के लिए पढ़े नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और एंथनी का विशेषांक ड्रैकुला का अंत। सधम को रोकना है तो हमें अधम को ढूंढना होगा। यह अधम कौन है? सधम की विपरीत शक्ति अधम, जो युगों से सधम को काबू में रखती चली आ रही है। सधम को अगर कोई परास्त कर सकता है तो वो है केवल अधम। तुम कौन हो? मैं कपाल कुंडला हूँ, एक तांत्रिका। फिलहाल मेरे बारे में जानने से ज़्यादा जरूरी सधम को रोकना है। तो हमें अधम को जल्द से जल्द तलाशना होगा, क्योंकि यहाँ की वस्तुस्थिति देखकर लगता है कि ड्रैकुला और सधम धरती को पाप क्षेत्र बनाने निकल चुके हैं। चिंतित ना हो, ब्रह्मांड रक्षकों के रहते हुए सफल नहीं होंगे। हमें नागराज वन्य से संपर्क साधना होगा। हे भगवान, यानी तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? क्या पता नहीं है मुझे? लॉरी एंथोनी को सारा वृत्तांत सुनाती चली गई। ओह, यानी शूद्रग्रहों को धरती पर गिरने और पाषाण राक्षसों के आगमन से ब्रह्मांड रक्षक विलीन हो गए। इन शूद्रग्रहों के आगमन ने ही धरती पर से पुण्य ऊर्जा का शरण किया होगा, जिस कारण ईरी की कटाह धूमिल पड़ी और पाप क्षेत्र व धरती के बीच कोई सुरक्षा भंग हो गई। तुमने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? केयोस थ्योरी एक साधारण छोटी सी घटना एक ही निश्चित समय पर कई बड़ी घटनाओं को जन्म देती है, और ये सभी घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, और यह प्रभाव अत्यंत विध्वंसकारी सिद्ध होने वाला है।
इसका मतलब एक ही समय पर कई ऐसी अलग अलग घटनाएं घटित हो रही है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, पर इनके परिणाम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। सही समझे। अगर विश्व आबादी को गर्भगृह में पहुंचा दिया गया है तो अभी धरती की क्या स्थिति है? स्थिति बेहद गंभीर है। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक विश्व आबादी के सिर्फ उस हिस्से को गर्भगृह तक पहुंचा पाए जो स्वेच्छा से उनके साथ जाने को तैयार थे, पर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें मरना मंजूर था पर गर्भगृह जाना नहीं। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के पास ऐसे लोगों को छोड़ देने के सिवाय कोई चारा नहीं था। कोई आतंकवादी संगठन और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग भी विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के साथ गर्भगृह जाने को तैयार नहीं थे। उनमें से कईयों ने तो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, पर उनकी अति मानवीय शक्तियों के सामने टिकना अपराधियों के बस के बाहर था। कई माँ खलनायक ऐसे भी थे जिन्होंने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की राह में अड़ंगा लगाने की कोशिश की। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के सामने उन खलनायकों की शक्तियाँ नगण्य थी, इसलिए उनकी भी एक नहीं चली, पर फिर भी वे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों को खुद को बचाकर धरती पर ही छुपे रहने में सफल हो गए। यानी शूद्र ग्रह के धरती से टकराने तक धरती से पूरी तरह से निर्जन हुई थी। यानी शूद्र ग्रहों के धरती से टकराने तक धरती पूरी तरह से निर्जन नहीं हुई थी। इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान था कि शूद्र ग्रह धरती की ऊपरी सतह को पूरी तरह खाक कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन जलते हुए शूद्र ग्रहों ने धरती को भारी तौर पर कोई खास क्षति नहीं पहुंचाई है और अडिग नामक उस दानव से टकराने के बाद पाषाण राक्षस भी जड़वत हो गए। फिर विश्व आबादी को धरती पर पुनर्स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वास्तविक समस्या वह नहीं है जो नज़र आ रही है, बल्कि वह है जो नज़र नहीं आ रही है। शूद्र ग्रहों के धरती पर आने के बाद धरती पर पाप ऊर्जा असामान्य रूप से बढ़ रही है। साधारण मनुष्य अगर इस तीव्र पाप ऊर्जा के संपर्क में आ गए तो यह ऊर्जा उसे किस शैतान में बदल देगी, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। रही सही कसर पूरी करने के लिए ड्रैकुला और सदम जैसी पाप शक्तियाँ आज़ाद हो चुकी है। अगर उससे पहले धरती को पाप क्षेत्र बनने से नहीं रोका गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम दोनों को इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि ब्रह्मांड रक्षकों और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों के अलावा एक और दल था जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुआ था। पवन यानी परालौकिक विज्ञान नायकगण। पवन नायकगण। पवन अति मानवीय शक्ति वाले महानायकों के विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक दल की तरफ पवन परालौकिक शक्ति वाले नायकों का संगठन है। इस संगठन की स्थापना दादा वेदाचार्य और नास्त्रेदमस द्वारा की गई थी। इन दोनों ने शूद्र ग्रहों के धरती तक पहुंचने से बहुत ही पहले इस खतरे की गणना कर ली थी, पर इससे पहले कि वे ब्रह्मांड रक्षकों को इस खतरे से आगाह कर पाते, उन शूद्र ग्रहों ने अपनी गति यूँ बढ़ा ली कि जैसे उन्हें वेदाचार्य और नास्त्रेदेव के इरादों का पता चल गया है। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ नास्त्रेदमस? शूद्र ग्रह अपनी गति कई हजार गुना बढ़ा रहे हैं। यह तो हमारे अनुमानित समय से कहीं पहले धरती पर होंगे। ब्रह्मांड रक्षक और स्थित ब्रह्मांड रक्षक स्थिति संभालने में जुट गए। उस दौरान वेदाचार्य ने अपने अंगरक्षक फेसलेस को यह दायित्व सौंपा। स्थिति बेहद नाजुक है फेसलेस, मेरी रोशनी विहीन आंखें विनाश देख रही है, लेकिन ब्रह्मांड रक्षक स्थिति नियंत्रण का प्रयास, उनके सभी प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे। मैं जो भविष्य देख रहा हूँ उसमें ब्रह्मांड रक्षकों की जीत नहीं हार लिखी हुई है। ब्रह्मांड रक्षक कभी नहीं हारते हैं नास्त्रेदेमस। अवश्य ही तुमसे कोई त्रुटि, इससे कोई त्रुटि नहीं हुई है फेसलेस। शूद्र ग्रहों के विरुद्ध ब्रह्मांड रक्षक नहीं टिक सकेंगे। इस कयामत को रोकने के लिए सिर्फ अति मानवीय शक्तियों का ही नहीं बल्कि परामानवीय शक्तियों का भी एकजुट होना होगा, और ऐसी शक्तियों को ढूंढकर एकजुट करने का जिम्मा मैं तुम्हें सौंपता हूँ फेसलेस। इस तरह परामानवीय विज्ञान नायकों की स्थापना हुई। मैं, लॉरी, नास्त्रेदमस, वेणु, किशोर और फेसलेस वेदाचार्य के नेतृत्व में अन्य परालौकिक शक्तियों को तलाशने में जुट गए। अपने अनुष्ठान के दौरान हमें सबसे पहले इस स्थान के आसपास से अधम के संकेत प्राप्त हुए। उसके बाद इस स्थान से तीव्र पाप ऊर्जा के संकेत आने लगे। शायद सदम के आज़ाद होने की भनक अधम को भी लग गई थी। वह उसकी तलाश में इधर आया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। अधम शायद सदम के पीछे ही होगा।
गया होगा। हमें अधम तक पहुंचना होगा। अब तुम में से किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर तलाश मुझ पर आकर ख़त्म होने वाली है। हे भगवान, यह तो अनर्थ हो गया। हमें इसके संकेत कैसे नहीं मिले? अंधेरे का बेटा निशाचर जाग गया है। पंचम अध्याय समाप्त। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो निशाचर है, ये इससे सुपर कमांडो ध्रुव और डोका पहले लड़ चुके हैं। ये इनकी एक निशाचर कॉमिक्स आई थी, उसमें इसके बारे में विस्तृत से इसका ओरिजिन और सब बताया गया है। पंचम अध्याय आरंभ। शस्त्र शिरोमणि। कौन सा स्थान है यह? जन्नत। ऐसा खूबसूरत दृश्य तो सिर्फ जन्नत का ही हो सकता है। ऐसे खूबसूरत हथियार। जी चाहता है कि अभी यह मेगा लॉन्चर उठा लूं और सारे आतंकवादियों को उड़ा दूं। घोर आश्चर्य। कुछ समय पूर्व लघुघातियों को शांति पाठ पढ़ाने वाले के मुख से विनाश और विध्वंस की बातें। हिंसा का अधिकार उसी को है जो शांति का महत्व समझता हो था, क्योंकि यह दूसरों के लिए लड़ता है, खुद के लिए नहीं। शायद यही बात हजारों इंसानों का खून बहाने के बाद भी उसके भीतर की इंसानियत को मारने नहीं देती। सत्य कहा आपने बारूद पुत्र डोगा। न्याय की रक्षा के लिए मानवता के शत्रुओं का रक्त बहाना ही एक वीर का धर्म है। पर फिलहाल आपका धर्म है अगली स्पर्धा, जिसके लिए आप दोनों उपस्थित हैं इस आयुधागार आयाम में। युगम धरित्री अस्यः। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई हथियार नहीं जो कि इस आयुधागार आयाम में मौजूद ना हो। आपको ये हथियार साधने हैं और इनकी सहायता से एक दूसरे से युद्ध करना है। लो जी, यह कौन सा मुश्किल काम है। चल बेटा योद्धा, उठा ले जो तीर तलवार उठाना हो और शुरू हो जा। मैं तो यह वाला लॉन्चर लूँगा। पण ये क्या हो रेला है बाप? ये लॉन्चर हिल क्यों नहीं ले रहा है बिडू? क्योंकि तूने अपून का टोटल बात सुनिच नहीं ना बिडू। पहले ही बॉम्ब नहीं मारने का बाप, अक्खी बात सुनने का। समय का प्रतिपालक और मुंबईया टोपरी बोल ला। यह देखने सुनने से पहले मैं शक्ति मर क्यों नहीं गई? भाड़ में जाओ तुम। हा हा हा। जिस तरह आप इंसानों की आम जिंदगी ट्विस्ट ऑफ फेट से बदल जाती है, उसी तरह यहाँ सर्वनायक प्रतियोगिताओं का रूप बदलेगा ट्विस्ट ऑफ युगम, यानी युगम की फिरकी से। बेशक आप दोनों को एक दूसरे से अस्त्र युद्ध करना है, पर यह अस्त्र युद्ध उन हथियारों से नहीं होगा जिन्हें आप साध चुके हैं। आप उन हथियारों से लड़ेंगे जिनका प्रयोग आपने अपने जीवन में कभी नहीं किया है। बारूद पुत्र डोगा चाहकर भी किसी बारूदी हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें पौराणिक शस्त्रों से युद्ध करना होगा। वहीं बृहस्पति शिष्य शिरोमणि योद्धा अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों और ऊर्जा शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। आपको अपने प्रतिद्वंदी को अस्त्रहीन करना है, अर्थात जो अपने प्रतिद्वंदी के सभी अस्त्र पहले गिरा देगा वह इस स्पर्धा का विजेता होगा। यानी आपको युद्ध करने के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करना है कि आप भारी मात्रा में अस्त्रों से लैस रहें। एक अंतिम बात, यह सभी अस्त्र शस्त्र आपको घायल अवश्य करेंगे परंतु प्राणघात नहीं करेंगे। मोर्चा संभालो वीरों, स्पर्धा आरंभ होती है। इन शस्त्रों का प्रयोग इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, बस इन्हें साधने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें इन अग्नेय क्षेत्र को धारण करना होगा। हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, हम तो इनकी ओर छोर से ही अनभिज्ञ हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।